आप सभी का स्वागत है कैटलिक एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं रोशन सिंह, आपका जीएस गुरु। और ये आपका इतिहास के सीरीज का लगातार आज 5वीं सीरीज है और आज इसको फिर से एक पूरा विस्तार 25 प्रश्नों का एक संग्रह है। तो बच्चे अब ध्यान देंगे। पहला सवाल आता है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। यानी बात आती है बाबू कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। तो सबसे पहली बात ध्यान दो, वर्ष 1940 से वर्ष 1945 के मध्य, 1945 के मध्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। पूरी बात को समझेंगे तो टिक मारेंगे। 1940 से 45 के बीच में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ, जिसका कारण था द्वितीय विश्व युद्ध। जिसका कारण बताओ क्या था बाबूआ? द्वितीय विश्व युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वॉर के कारण इस समय कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 1946 में मेरठ अधिवेशन हुआ। मेरठ अधिवेशन हुआ। मेरठ अधिवेशन हुआ जिसका अध्यक्ष जेबी कृपलानी बने। जिसका अध्यक्ष बताओ कौन बने? जेबी कृपलानी बने। जेबी कृपलानी बने। तो ध्यान रखना कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पे कौन थे, तो उसका सही आंसर होगा बताओ क्या? जेबी कृपलानी। और ध्यान रखना कि जेबी कृपलानी में पहला बात ध्यान रखना है कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ था, आज़ादी, और दूसरा बात ध्यान रखना है कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा। जिस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, और भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था 3 जून 1947 को किया गया था, और भारत को आज़ादी प्राप्त हुआ था 15 अगस्त 1947 को। तो अगर पूछे कि आज़ादी के समय या पूछे बंटवारा के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। ध्यान रखिएगा कि जेबी कृपलानी जो थे ये बिहार से थे। बिहार में एक जगह पड़ता है मुजफ्फरपुर। और ध्यान रखिएगा यहीं के ये शिक्षक हुआ करते थे। पेशा से क्या थे? शिक्षक। जेबी कृपलानी से पेशा से क्या थे? शिक्षक थे। कहाँ पे थे? मुजफ्फरपुर में थे। कहाँ बाबू? बिहार में। तो बात आती है कि आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने? तो जेबी कृपलानी बने। यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पे आपका एक चॉइस है जवाहरलाल नेहरू। उन्नीस सौ 29 में पहली बार 1929 में पहली बार लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष बने। लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष बने। कब बाबू? 1929 में। और यहाँ है महात्मा गांधी, तो ध्यान रखना है 1924 में
कर्नाटक के बेलगांव, कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में, बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष बने। तो अगर सवाल करें कि कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन के दरमियान अध्यक्ष कौन बने, तो उसका आंसर होगा महात्मा गांधी, जो कब बने 1924 में, जबकि लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष बने कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कब बने 1929 में बने थे। और जेबी कृपलानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष बने थे, वो बताओ मेरठ अधिवेशन में बने थे और कब बने थे, वर्ष 1946 में बने थे। तो देश के आज़ादी के समय और देश के बंटवारा के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पद के अध्यक्ष के पद पे जेबी कृपलानी थे। अगला सवाल कहता है बउआ, अगला सवाल कहता है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन का निर्धारण कौन किया था, तो इसका सही आंसर होता है सर सिरिल रेडक्लिफ, सर सिरिल रेडक्लिफ। यानी यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, भारत पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिप रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन रेखा है, रेड क्लिप रेखा है। दूसरा कभी कभी पूछता है कि भारत और चीन के बीच में कौन रेखा है, मैकमोहन रेखा। भारत चीन के मध्य, भारत चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन रेखा है। तीसरा आपसे पूछ सकता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन है, 3 बीघा कॉरिडोर। भारत बांग्लादेश के मध्य 3 बीघा कॉरिडोर है, 3 बीघा कॉरिडोर है। चौथा बात आपसे पूछ सकता है भारत और श्रीलंका के बीच में कौन है, आदम का पुल। भारत श्रीलंका के मध्य आदम का पुल, आदम का पुल। और जो आदम का पुल कह रहे हो ना, इसी को राम सेतु कहा गया है, राम सेतु आदम का पुल है, आदम का पुल है। तो अगर देखो क्वेश्चन दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा, तो हमने सब करवा दिया कि देखो अब क्वेश्चन आज के बाद मिले कि भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो आपको पता है रेड क्लिप है। अगर पूछे कि भारत और चीन के बीच में, तो मैकमोहन रेखा है। भारत और बांग्लादेश के बीच में, तो आपको पता 3 बीघा कॉरिडोर है। और भारत और श्रीलंका के बीच में, तो आपको पता है आदम का पुल या राम सेतु है। बोलो बच्चे, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगली क्वेश्चन कहती है किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। तो सबसे पहला बात ध्यान दो बच्चे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक आपका प्रांत बंगाल था। कौन प्रांत था, बंगाल प्रांत था। तो बंगाल प्रांत जो था, इस बंगाल प्रांत से एक प्रांत अलग हुआ और उस प्रांत का नाम है, बोलो क्या, बिहार। बंगाल से अलग कौन हो गया बाबू, बिहार अलग हो गया। और बंगाल से बिहार जो अलग हुआ 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार अलग हुआ। और यही जो 22 मार्च है, इसी 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, बिहार दिवस मनाया जाता है।
बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बोलेंगे 22 मार्च को मनाया जाता है। अब देखो क्या हुआ कि बिहार 2 बार अलग हो गया। एक बार जो अलग हुआ वो उड़ीसा बन गया, और एक बार जो अलग हुआ वो झारखंड बन गया। और उड़ीसा जो अलग हुआ बउआ, ये अलग हुआ 1 अप्रैल 1936, और झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ। इसका मतलब ये हुआ सर कि बिहार से उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को, और बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ। इसलिए 15 जो नवंबर है, इस 15 नवंबर को झारखंड दिवस मनाया जाता है। और जो 1 अप्रैल है, इस 1 अप्रैल को क्या मनाएंगे? उत्कल दिवस मनाया जाता है। उत्कल दिवस मनाया जाता है। और बिहार दिवस कब मनाएंगे? 22 मार्च को। तो किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ? चॉइस में 35 है, 30 है, 40 है, 55 है, यानी इसमें सारे चॉइस गलत हैं। अगर इसको अगर 36 कर दें, 36, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? वर्ष 1936 में अलग हुआ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सैडलर आयोग, काफी इंपॉर्टेंट है। सैडलर आयोग का संबंध किससे है? तो सैडलर आयोग का जो संबंध है वो शिक्षा से है। किससे बाबू? शिक्षा से है। सबसे पहली बात आती है कि सैडलर आयोग का गठन पूछेगा कि सैडलर आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1917 में। सैडलर आयोग का गठन 1917 में हुआ था। सैडलर आयोग का संबंध, सैडलर आयोग का स्थापना कब हुआ? 1917 में। और सैडलर आयोग का संबंध बताओ किससे है? शिक्षा से है। शिक्षा से कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है बउआ, निम्न में किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप को लागू किया था? तो प्रेस सेंसरशिप को लागू करने वाला जो व्यक्ति था, लॉर्ड वेलेस्ली था। कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। अब देखो यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड डलहौजी जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? 16 अप्रैल 1853 को रेलगाड़ी चलवाया। 16 अप्रैल 1853 को रेलगाड़ी चलवाने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 ईस्वी में पहली बार रेलगाड़ी चला था। रेलगाड़ी जो चला था कहाँ से कहाँ तक चला था? तो ध्यान रखना है, एक शहर है आपका बॉम्बे और दूसरा जो शहर है उसका नाम है ठाणे। तो बॉम्बे से ठाणे के बीच में पहली बार रेलगाड़ी को चलवाने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। तो प्रेस सेंसरशिप को लागू करने वाला बताओ कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसका विकास पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया? सबसे ज़्यादा किस पर बल दिया गया था? तो इसका सही आंसर होता है प्राथमिक शिक्षा पर। किस पर हुआ था बाबू? प्राथमिक शिक्षा पर। सबसे ज़्यादा बल किस पर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा पर दिया गया था। प्राथमिक शिक्षा। हंटर कमीशन का रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा बल किस पर दिया गया? तो आंसर हो जाता है क्या? प्राथमिक शिक्षा पर दिया गया। बहुत अच्छा सवाल है। किसने कहा था मेरे पीठ पर किया गया एक मिनट, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक आखिरी कील साबित होगा? तो यह कहने वाला जो व्यक्ति थे उनका नाम आता है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने कहा था।
और यही लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन, वापस जाओ, वापस जाओ का नारा दिए। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा कौन दिए थे? लाला लाजपत राय ने दिए थे। भगत सिंह इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बाल गंगाधर तिलक का था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। कौन कहे थे? तो बाल गंगाधर तिलक। चंद्रशेखर आजाद कहे थे, आजाद ही हूं, आजाद ही हूं और आजाद ही रहूंगा, आजाद ही रहूंगा। आजाद ही हूं और आजाद ही रहूंगा, यह बताओ कौन कहा था? चंद्रशेखर आजाद ने कहा था। तो देखो, कहने का मतलब ऐसा है कि जब भी सवाल सामने आ जाए तो जितना भी चॉइस है, जो प्रश्न बनता है, एकदम जो सही प्रश्न बनता है, उस उचित प्रश्न को हम लोग रखने का काम करेंगे। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल है बाबू, 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय दलित वर्ग का, भारतीय दलित वर्ग। पूना समझौता, पूना समझौता, पूना समझौता, या इसी को पुणे पैक्ट भी कहा गया। और ये जो हुआ था 1932 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो ध्यान रखना है, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ। और पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में, जिसका संबंध किससे था? भारतीय दलित वर्ग से था। किससे था? भारतीय दलित वर्ग से था। अगला सवाल क्या कहता है? एकदम तेजी से रिवीजन करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धाब का आयोजित किया था? तो इसका सही आंसर मिलता है सूर्य सेन ने। सूर्य सेन ने। चिटगांव बांग्लादेश में स्थित है, बांग्लादेश में स्थित है। चिटगांव कहाँ स्थित है? बांग्लादेश में स्थित है। चिटगांव कहाँ है? बांग्लादेश में स्थित है। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो जयप्रकाश नारायण जो जुड़े थे, एक पार्टी से जुड़े थे जिसका नाम होगा समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी। इसमें खाली सोशलिस्ट है, यानी पूरा हो जाएगा समाजवादी, समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी। और समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी से कौन जुड़े थे? तो उसका सही आंसर आता है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल क्या कहता है? वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था? तो अंतरिम में जो कैबिनेट लगी थी उसका अध्यक्षता कौन किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू।
पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखो सब पर सवाल बनाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू पर टिक मार लीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दिक्कत बहुआ नहीं। अब देखो सब पर सवाल है, जैसे वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया। सवाल करेगा कि सरदार का उपाधि किसको दिया गया? वल्लभ भाई पटेल। इन्हें सरदार, इन्हें सरदार बारदोली की महिला ने, बारदोली की महिला ने दी थी। तब जब 1928 में बारदोली आंदोलन, बारदोली आंदोलन चल रहा था। पहला बात कंप्लीट हो गया। दूसरा बात आपसे पूछ सकता है कि भारत में किस पुरुष को लौह पुरुष के नाम से जाना गया? तो लौह पुरुष के नाम से भी जाना गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लिख सकते हैं, इन्हें लौह पुरुष, इन्हें लौह पुरुष कहा गया। इनको क्या कहा गया बाबू? लौह पुरुष कहा गया। तो लौह पुरुष के नाम से किसको जाना गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना गया। लौह पुरुष किसको कहा गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं, इनको चाचा कहा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा गया था? चाचा। चाचा की उपाधि किसे प्राप्त थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा गया। गांधी कहा गया। बिहार का जो गांधी कहा गया, बताओ किसको कहा गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा गया। चक्रवर्ती राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का, भारत का एकमात्र, स्वतंत्र भारत का एकमात्र, एकमात्र भारतीय, एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल जो बने थे वो कौन बने थे? चक्रवर्ती राजगोपालचारी बने थे। और चक्रवर्ती राजगोपालचारी को राजा जी कहा गया था। राजा जी के नाम से जाना गया था। राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी। राजेंद्र प्रसाद को क्या कहा गया? बिहार का गांधी कहा गया। वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा गया? लौह पुरुष कहा गया। एक बात ध्यान रखना, इन्हीं का भारत में सबसे ऊंची मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही है, जिसको स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा गया। इनका मूर्ति सबसे ऊंची है, सबसे ऊंची है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा गया है। स्टैच्यू ऑफ क्या कहा गया? यूनिटी कहा गया। क्लियर बाबू? अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है। ये सब मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन चल रहा है अभी। निम्नलिखित में किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का शुरुआत किया था? सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का शुरुआत करने वाले जो व्यक्ति थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश का प्रकाशन 1859 में किए थे। कब किए थे बाबू? सन 1859 में सोम प्रकाश समाचार पत्र को लाने वाले व्यक्ति ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। अब देखो सभी पर सवाल बनेगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द बंगाली, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे द बंगाली, द बंगाली
समाचार पत्र, समाचार पत्र का प्रकाशन, द बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन 1879 में किए, 1879 में किए। और एक आपका हैं जिनका नाम आता है राजाराम मोहन राय, राजाराम मोहन राय। बंगा दत्त समाचार पत्र, समाचार पत्र 1822 में लाए। अगर आपसे सवाल करें कि बंगा दत्त समाचार पत्र को कौन लाया, राजाराम मोहन राय ने लाया। कब लाया? 1822 में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या लाए? सोम प्रकाश लाए। कब लाए? 1859 में। और दयानंद सरस्वती, इनका कोई पत्रिका कोई नहीं था, लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लाया गया, द बंगाली लाया गया। और द बंगाली कब आया? 1879 में आया। तो ऐसे पढ़ोगे ना तो कभी भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? यह चॉइस आगे है, पूरी तरह से था। तो उसका सही आंसर मिलता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बहुत अच्छा सवाल है। इसमें दिखा है कि स्वदेशी वाहिनी के संपादक कौन थे? स्वदेशी वाहिनी के संपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर मिलता है रामकृष्ण पिल्ले। स्वदेशी वाहिनी के संपादक कौन थे? रामकृष्ण पिल्ले। रामकृष्ण पिल्ले के द्वारा स्वदेशी वाहिनी का शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाँ बहुत अच्छा सवाल है। इसे मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहास का क्वेश्चन है। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? तो सबसे पहले बात समझो बाबू, दो चीज समझना है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, प्रेस एक्ट और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को क्या हुआ, लाने वाला लॉर्ड लिटन था। लॉर्ड लिटन ने लाया था, लॉर्ड लिटन ने लाया था। लेकिन है समाप्त कौन कर दिया? तो कहना लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन समाप्त कर दिया। तो दो सवाल यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अगर आपसे कभी भी सवाल करे कि बताओ वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लाया था बताओ कौन? लॉर्ड लिटन ने। लेकिन समाप्त कौन कर दिया? लॉर्ड रिपन ने। लाया था लॉर्ड लिटन, समाप्त कर दिया लॉर्ड रिपन। तो सही आंसर क्या होगा? किसने रद्द कर दिया? तो रद्द कौन किया? लॉर्ड रिपन ने किया था। कौन किया बाबू? लॉर्ड रिपन ने किया था। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ बहुत अच्छा सवाल है, जो पहले हम क्वेश्चन करवा चुके हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है। कौन संवत पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। और शक संवत का शुरुआत 78 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा अगर देखा जाए विक्रम संवत आती है, विक्रम संवत, और विक्रम संवत का शुरुआत जो हुआ था 58 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके अलावा अगर देखा जाए गुप्त संवत, गुप्त संवत, और गुप्त संवत का शुरुआत 319 ईस्वी में हुआ था।
इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक आपको और मिलता है जिसका नाम हिजरी संवत है, जो पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा चलाया गया था, हिजरी संवत। और हिजरी संवत का शुरुआत जो था वो 622 ईस्वी में किया गया था। और यहाँ पर एक आपको चॉइस मिल रहा है कल्ली संवत। क्या है बाबू? कल्ली संवत, कल्ली संवत। और कल्ली संवत का जो शुरुआत हुआ था 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। 3102 ईसा पूर्व में कल्ली संवत का शुरुआत हुआ था। और यही प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे प्राचीन संवत कौन है? कल्ली संवत। लिख सकते हैं, यह भारत का सबसे प्राचीन संवत है। यह भारत का सबसे प्राचीन संवत है। तो भारत का सबसे प्राचीन संवत कौन है? कल्ली संवत। शुरुआत कब हुआ था? 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। बोलो, क्लियर हो गया? तो भारत सरकार का राष्ट्रीय पंचांग जो है वो किस संवत पर है? शक संवत पर है। कनिष्क ने चलाया था, कनिष्क ने चलाया था। कौन चलाया बाबू? कनिष्क ने चलाया था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? सही आंसर क्या हो जाएगा? विनोबा भावे। विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन का शुरुआत किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह 1917 में, खेड़ा आंदोलन 1918 में, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी 1918 में। इसके अलावा इनका चला था असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 तक चला था। इसके अलावा दांडी यात्रा 1930 में चला था। इसके अलावा चलेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, सब गांधी जी का है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 1930 में चला था। इसके अलावा और क्या चला था? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चला था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 में चला था। इसके अलावा और क्या चला था? तो भारत छोड़ो आंदोलन चला था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चला था। ये सब महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए आंदोलन थे। बोलो, क्लियर हो गए बच्चे? अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाख बख्श कहा गया किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्श, लाख बख्श का अर्थ है लाखों का दान करने वाला, लाखों का दान करने वाला होता है। लाख बख्श का अर्थ बोलो क्या है? लाखों का दान करने वाला है। किसको कहा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया। या इसी कुतुबुद्दीन ऐबक को ध्यान रखना है, कुरान खान भी कहा गया।
इसी को क्या कहा गया? कुरान खान कहा गया। कुरान खान भी किसको कहा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया। अगला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन और रह गया। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक किसे कहा गया? तो भारत में गुलाम वंश का जो संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया। ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था 1206 से लेकर 1210 तक शासन किया था। 1206 से 1210। ध्यान रखना है, घोड़ा से गिरने के कारण मर गया। घोड़ा से गिरने के कारण, घोड़ा से गिरने के कारण मर गया। तो घोड़ा से गिरने के कारण मरने वाला कौन था? तो उसका आंसर आता क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक। आराम शाह, और ध्यान रखना आराम शाह का हत्या इल्तुतमिश ने कर दिया था। आराम शाह इल्तुतमिश ने हत्या किया। इल्तुतमिश ने हत्या किया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, ध्यान रखना है बाबू, कुतुबुद्दीन जो ऐबक है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी था वो बताओ कौन था? आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तराधिकारी कौन था? आराम शाह। क्लियर है बच्चे? अगला क्वेश्चन एकदम आराम से लिखते चलना है, बात को समझते चलना है। एक एक सवाल आपका बनेगा, एकदम इतिहास को एकदम कचुम्बर निकाल कर रख देना है। अगला सवाल कह रहा है सर कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो तुगलक, दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कह रहा है तो गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक था, ये पहला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। और इसमें बाकी तो करवा चुके हैं कि गयासुद्दीन तुगलक नहर निर्माण की प्रक्रिया आरंभ किया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था। ये तो करा चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर है कल्लर ने। कौन किया था? कल्लर ने। कौन किया था? कल्लर ने किया था। जहाँ था कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा, सीधे पार कर देना है। सवाल देता है अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अल-बरूनी जो था वो महमूद गजनबी के समय में था। किसके समय में? महमूद गजनबी। अल-बरूनी, अल-बरूनी यही लिखा था तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद या तहकीक ए हिंद, डायरेक्ट लिखते हैं पुस्तक लिखा, तहकीक ए हिंद पुस्तक लिखा। तहकीक ए हिंद पुस्तक को लिखने वाला व्यक्ति कौन था? अल-बरूनी था। मोहम्मद बिन तुगलक में ध्यान रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय का ध्यान रखना है। अफ्रीका के मोरक्को से इब्न बतूता आया था। मोरक्को से इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता आया था। यही इब्न बतूता एक पुस्तक लिखा, किताब उल रहला, किताब उल रहला पुस्तक लिखा। किताब उल रहला पुस्तक का लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा क्या? इब्न बतूता। किसके समय में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको सनकी या पागल बादशाह कहा गया। बलबन और अकबर में ऐसा कोई इतिहासकार का नाम नहीं आता है जहाँ पे चर्चा बनेगा, बिल्कुल चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली का शुरुआत कौन किया था? तो उस शासक का नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी। देखो, चित्तौड़ विजय अभियान के बाद बाजार नियंत्रण प्रणाली लाया, यानी लिख सकते हैं चित्तौड़ विजय के बाद, चित्तौड़ विजय के बाद बाजार नियंत्रण प्रणाली
बाजार नियंत्रण प्रणाली लाया। बाजार नियंत्रण प्रणाली लाया जिसमें सभी वस्तु का मूल्य निर्धारित किया एवं जमाखोरी पर प्रतिबंध लगाया। अगर आपसे सवाल करे बउआ कि जमाखोरी पर प्रतिबंध लगाने वाला और सभी वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने वाला व्यक्ति कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को बताओ कब लाया? चित्तौड़ विजय अभियान के बाद लाया। ध्यान रखना है कि चित्तौड़ विजय अभियान 1303 में हुआ था। चित्तौड़ विजय अभियान बताओ कब हुआ था? 1303 में हुआ था। यही अलाउद्दीन खिलजी एक शासक था जिसने कम तौलने वाले दुकानदारों के शरीर से मांस काटने का आदेश दिया था। यानी लिख सकते हैं ऐसे, रेड कर दें, बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले दुकानदार के शरीर से मांस काटने का आदेश दिया। कम बेईमानी को रोकने के लिए जो भी दुकानदार कम तोलेगा उसके शरीर से क्या कर लो? मांस को काट लो। यह लाने वाला भी शासक बताओ कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। बोलो क्लियर हो गया? तो जब भी आ जाए कि बाजार नियंत्रण प्रणाली बताओ कौन लाया था, तो बाजार नियंत्रण प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने लाया। कब लाया? चित्तौड़ विजय अभियान के बाद। कब? 1303 में लाया था। अगला सवाल है, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। उलेमा का विरोध कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। उलेमा क्या है? कब इसका हम विस्तार वीडियो बना देंगे, उसमें समझ जाइएगा बात को। चूँकि उलेमा थोड़ा शब्द बड़ा गंभीर शब्द है, उसको समझाने बहुत वक्त लग जाएगा। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध रहा था? मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध रहा था? तो पंजाब के खोखोर के साथ रहा था। पंजाब के खोखोर के साथ रहा था। यानी लिख सकते हैं कि मोहम्मद गौरी पर खुखुर जनजाति आक्रमण किया तथा 1206 में हत्या कर दिया। आपसे कभी सवाल करे कि बताओ बउआ कि मोहम्मद गौरी का हत्या किसने किया था? तो मोहम्मद गौरी का हत्या खुखुर नामक जनजाति ने किया। और कब किया था? 1206 में। और इसी के दौरान मोहम्मद गौरी जो था मर गया। और आपको पहले पता है कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहली बार 1175 में आक्रमण किया था। और 1175 में कहाँ किया था? मुल्तान पर किया था। इसके अलावा आपको पता है कि 1191 में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन का प्रथम युद्ध किया और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध किया। पहला युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया था, दूसरा युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया था। और जब 1194 में जयचंद के साथ चंदावर का युद्ध किया, उस चंदावर के युद्ध के दौरान मोहम्मद गौरी की विजय हो गई। और अपने दोनों यानी दिल्ली से यानी कि दोनों वंश जो था यानी गढ़वाल वंश था और चौहान वंश था, दोनों वंश पर मोहम्मद गौरी का अधिकार हो गया। और मोहम्मद गौरी ने अपने प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन
ऐबक को अपने सारे विजित प्रदेशों को सौंप दिया और सौंपने के बाद ये वापस अपना गौर साम्राज्य लौट गया था और वही गौर साम्राज्य से पुनः भारत वापस लौट रहा था। और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पर खुखुर नामक जनजाति ने आक्रमण किया और मोहम्मद गौरी का हत्या हो गया। और जब मोहम्मद गौरी का हत्या 1206 में हुआ, उसी के बाद से कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में एक नए राजवंश का शुरुआत किया, दिल्ली सल्तनत का। और दिल्ली सल्तनत के अंदर में 1206 में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना एक राजवंश का शुरुआत किया जिसका नाम पड़ा गुलाम वंश, या इसी गुलाम वंश को ममलुक वंश भी कहा गया है। इसी ममलुक वंश को प्रथम तुर्क इस्लाम वंश भी कहा गया है, इसी को दास वंश कहा गया है, इसी को इलबरी वंश कहा गया। ये सब जो नाम है वो सारे का सारे गुलाम वंश को कहा गया, जिसका शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो किसका गुलाम था? तो कहना कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो ये 25 प्रश्नों का सीरीज चल रहा था। आज तक इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। शुभ रात्रि।